हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी के बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 मंडलों या फिर परतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। आप लोगों को पता है लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। आप लोगों को पता है कि स्थल मंडल वो एरिया है या वो सरफेस है जहाँ पर आप अपनी दैनिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, वहाँ पर आप चलते हैं, दौड़ते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो स्थल मंडल में आती है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं लिथोस्फीयर और हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे होता है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर क्या होता है? देखिए स्थल मंडल का जो निचला भाग है उसको हम पायरोस्फीयर बोलते हैं। पायरोस्फीयर जो है वो बेसिकली 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? पायरोस्फीयर। याद रखिएगा, सबसे पहले पृथ्वी बनाइए। पृथ्वी में आप अगर जाते हैं तो 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र आपको दिखाई देगा स्थल मंडल के रूप में। 100 किलोमीटर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 2900 किलोमीटर तक क्या रहेगा? पायरोस्फीयर रहेगा। पायरोस्फीयर के भी आप गहराई की ओर जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? बैरोस्फीयर मिलेगा। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो बैरोस्फीयर होता है वो सबसे निचला मंडल होता है, ठीक है, जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक होता है। एक बात और याद रखना है, मैंने कल की क्लासेस में भी वाली चीज़ जो है वो समझाई थी कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, उसकी गहराई की ओर उतरते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? गहराई की ओर जाने पर जो बेसिकली आग का लावा है या फिर टेम्परेचर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्लस डेंसिटी भी हम लोगों का क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे अधिक डेंसिटी वाला एरिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी पायरोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी बैरोस्फीयर। कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है बैरोस्फीयर। क्यों? सबसे ज़्यादा घनत्व है या डेंसिटी है बैरोस्फीयर की, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सबसे निचला मंडल है, ठीक है। इस वजह से इसका घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा तभी तो ये सबसे निचला मंडल है ना, सबसे नीचे की ओर आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि एक भारी पत्थर है और एक क्या है? हल्का पत्थर। एक भारी पत्थर, एक हल्का पत्थर, दोनों को हम जल में डालेंगे तो कौन सा सबसे जल्दी नीचे जाएगा? जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, छोटा पत्थर जो है वो बाद में नीचे जाएगा। देखिए लिथोस्फीयर में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो स्थल और जल वाला जो एरिया है 100 किलोमीटर तक का, वो लिथोस्फीयर में आता है। सबसे फर्स्ट ये याद रखना है कि ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टान, ये दोनों चट्टानों जो है वो हमारा कहाँ पाई जाती है? लिथोस्फीयर का जो सरफेस एरिया वहाँ पर पाया जाता है। और जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, जैसे कि बेसिकली बोल सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों के ही टाइप का या प्रकृति का होता है। आग्नेय चट्टानें क्या होती है? वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो जब बाहर आता है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी जब थोड़ा ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी क्या हो जाता है? थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो उससे हमारा ग्रेनाइट चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान जो है वो बनते हैं। तो स्थल वाले एरिया पर ग्रेनाइट चट्टान और जल वाले एरिया पर बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी है महासागरों के नीचे वाले एरिया में बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। फिर देखिए स्थल मंडलीय परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। इसी वजह से तो जो हम लोगों का क्रस्ट है उसे क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको तुरंत अभी के अभी नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। देखिए महाद्वीपीय मोटाई महासागरीय मोटाई से अधिक होती है, यानी कि महाद्वीपीय मोटाई मान लीजिए इतनी है तो सागरीय मोटाई कितनी होगी? इतनी होगी मान लीजिए, ठीक है। इसकी मोटाई क्या है? अधिक है। ये है महाद्वीपीय, ठीक है, और ये है महासागरीय। परंतु अगर घनत्व की बात करें यानी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है वो महाद्वीप का कम होता है और महासागर का डेंसिटी अधिक होता है। क्या बता सकते हैं कि महासागर का डेंसिटी अधिक क्यों होता है? क्योंकि बेसाल्ट तत्वों की उपस्थिति होती है। क्योंकि बेसाल्ट तत्वों की उपस्थिति होती है, इस वजह से महासागर का जो घनत्व है या डेंसिटी है वो क्या होती है? अधिक होती है। फिर आगे देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि महाद्वीप में कम घनत्व होता है
क्योंकि सिलिका जैसे हल्के तत्वों की उपस्थित होती है। जैसे देखिए, हमारा जो क्रस्ट वाला एरिया है, ठीक है, क्रस्ट वाले क्षेत्रफल में आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या है, हल्के तत्व है। इस वजह से क्या है, वो ऊपर है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से दिया था कि कोई भी हल्का पदार्थ क्या होगा, पानी के ऊपर रह जाएगा, लेकिन अगर वो भारी हो तो वो नीचे की ओर बैठता जाएगा और सबसे नीचे जाकर अपनी जगह बना लेगा, जो सबसे भारी होगा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि नीफे जो है वो सबसे ज़्यादा भारी है, जिसमें निकिल है और लोहा। लोहा बहुत भारी होता है, इसी वजह से क्या है, वो जो हमारा पृथ्वी है उसके गहराई में जाकर क्या बैठेगा, निकिल और लोहा जाकर बैठेगा। इसी वजह से जो हमारा कोर है, ऐसा माना जाता है कि वो निकिल और आयरन से मिलकर बना गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सबसे ज़्यादा निचला पार्ट है। इतना समझ में आ रहा है। और चूंकि महाद्वीप जो है वहाँ पर बहुत ही कम डेंसिटी के पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हो गया, ठीक है, वो कम डेंसिटी का पदार्थ है, तो इस वजह से क्या है, महाद्वीप का कम घनत्व होता है और महासागर का अधिक घनत्व होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ बेसाल्ट जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभिनव विचार दिया गया है। अभिनव विचार यानी मैंने आप लोगों को बताया था, वर्तमान में दिए गए वैसे विचार जो कि वर्तमान के विचार हैं, ठीक है, वर्तमान में प्रूव्ड हो चुके हैं, ठीक है, वो होते हैं अभिनव विचार। क्रस्ट के बारे में क्या लिखा है, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, 33 किलोमीटर, नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, नवीन वलित पर्वतों ने नीचे इसकी मोटाई, यानी कि जो नवीन वलित पर्वत का मतलब आप क्या समझते हैं, नवीन वलित पर्वत का मतलब होता है वे पर्वत जो कि फोल्ड माउंटेन होते हैं, यानी कि इस साइड का ये, जैसे मान लीजिए इस साइड महाद्वीप है, इस साइड महाद्वीप है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो है ये फोल्ड माउंटेन और ऊंचा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है ना इस चट्टान को, तो चट्टान भी क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि नवीन वलित पर्वतों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो 70 किलोमीटर की है, किसकी, क्रस्ट की, जिसमें कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है, महाद्वीपीय क्रस्ट है 48 किलोमीटर, और जो महासागरीय क्रस्ट है उसकी लगभग 5 से 10 किलोमीटर की जो है वो क्या है, मोटाई है, ठीक है। और मैंने बताया महासागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट से होता है और महाद्वीपीय का किससे होता है, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, ग्रेनाइट और नीस से। इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम होता है लेकिन मोटाई अधिक होती है। अब आगे देखिए, लिखा है भूपरपट्टी अथवा पपड़ी या फिर क्रस्ट। याद रखिएगा ये सारा जो नाम है वो क्रस्ट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 33 किलोमीटर होती है। मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है और आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। देखिए लिखा है, जहां महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हर जगह पर सेम मोटाई होती है क्या, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई हर जगह पे सेम होगी, नहीं, कहीं पे कम होगी, कहीं पे अधिक होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जो क्रस्ट है उसकी भी जो मोटाई है वो महाद्वीपों महासागरों दोनों पर क्या होगी, थोड़ी भिन्न भिन्न होगी। यहाँ तक कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी इनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि महाद्वीपों के नवीन वलित पर्वतों के नीचे महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। संरचना के आधार पर क्रस्ट को महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्रस्ट में वर्गीकृत किया जाता है, जहां महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है, 48 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा इस बात को। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है आपका, यहाँ से नोट कीजिए, महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ होता है, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है, फलतः इनका जो घनत्व है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। लिखा है, ध्यातव्य है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की जो आयु है वो महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि महासागरीय क्रस्ट की जो आयु होती है वो महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है। ये वाला तो मैंने आप लोगों को बताया था कि महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि महासागरीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है। यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो क्या है, उसकी आयु ज्यादा है, ठीक है,
ये लाइन यहाँ दोनों जगह पे महाद्वीपीय महाद्वीपीय लिखा है, जो कि नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है, ये महासागरीय होगा, जबकि महासागरीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है, यानी महासागर की कम है। चुपचाप से ये लिख लीजिए, महासागरीय आयु ये क्या है, कम है, महासागरीय आयु कम है महाद्वीपीय आयु से, ठीक है। महासागरीय क्रस्ट की जो आयु है वो क्या है, कम है महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु से। आगे देखिए क्या लिखा है कि इसकी औसत मोटाई जो है वो लगभग 5 किलोमीटर पाई जाती है। यह बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता वाला है, जिसमें कि फेरस यानी कि लोहा, मैग्नीशियम, चूने की प्रधानता के कारण इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। किसके बारे में बात हो रही है, महासागरीय क्रस्ट के बारे में बात हो रही है। महासागरीय क्रस्ट जो है उसकी क्या होती है, महासागरीय क्रस्ट की आयु जो है वो कम है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है, आयु कम है। आगे देखिए, क्रस्ट का ऊपरी भाग मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और यह महाद्वीपों का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य खनिज घटक जो है वो सिलिका है और एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा। फिर देखिए, क्रस्ट का निचला भाग जो है वो सघन बेसाल्टिक चट्टानों की निरंतर पेटी है, जो समुद्र की तली यानी बॉटम का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि की भागीदारी पाई जाती है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% और द्रव्यमान का लगभग 0.5% भाग क्रस्ट के अंतर्गत आता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक करते हैं। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी में द्रव्यमान के हिसाब से लोहा जो है वो 35.5% है, सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो लोहा है, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है, अगर बोला जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या है, और ऑप्शन में लिखा रहे लोहा, ऑक्सीजन, और भी मान लीजिए लिखा रहेगा सिलिकॉन वगैरह, तो सबसे ज़्यादा है लोहा द्रव्यमान के हिसाब से। परंतु अगर बोल दिया कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, क्रस्ट में, ठीक है, तो याद रखिएगा क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन 46.6%, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, ये तीनों का जो है क्वांटिटी ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और द्रव्यमान के हिसाब से अगर बोला जाए, संपूर्ण पृथ्वी की बात की जाए, न केवल क्रस्ट की, तो सबसे फर्स्ट में है लोहा, उसके बाद है ऑक्सीजन। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ है ये, ठीक है, और ये है क्रस्ट। तो अर्थ में सबसे ज्यादा मैंने आपको क्या बताया, क्या है अर्थ में सबसे ज्यादा, अर्थ में सबसे ज्यादा है लोहा, लोहा के बाद मैंने आपको बताया सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद थर्ड नंबर पे है मैग्नीशियम, फर्स्ट नंबर पे है हम लोगों का लोहा, लोहा के बाद हम लोगों का है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन। ये पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। क्रस्ट में देखिए, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये आपका क्रस्ट के हिसाब से है। कम से कम 3 नंबर तक तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका वनडे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे देखिए, मेंटल या फिर प्रवार, मेंटल या फिर प्रवार, ठीक है। ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का एक भाग हमने कट करके निकाल लिया है, ये क्रस्ट हो जाएगा, ये फिर क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेंटल में यहाँ पर गर्म गलित अवस्था में कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे सुघट्य अवस्था कहते हैं, प्लास्टिक स्टेट। इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि दुर्बल मंडल का क्षेत्र। इसका विस्तार जो है वो 100 से 200 किलोमीटर तक आप मान लीजिए, ठीक है, 200 किलोमीटर तक। ये बेसिकली मैग्मा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, मैग्मा, जो बाहर निकलकर लावा में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि ये जो दुर्बल मंडल क्षेत्र है, जिसे आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, यही जिम्मेदार है ज्वालामुखी उद्गार के लिए। फिर मैंने कल आपको एक बात बढ़ाई थी कि जैसे जैसे आप गहराई पे जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही। कितना इंक्रीज होगा, प्रति 32 मीटर पर
1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए, बृहद स्थल मंडलीय खंड। ठीक है, चूंकि क्या होता है, हमारा जो स्थल मंडल है वो छोटे छोटे प्लेट से बना होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या है, संपूर्ण क्रस्ट भी आ जाएगा, ऊपरी मेंटल भी आ जाएगा। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा, संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल आएगा। लिथोस का मतलब होता है रॉक्स और स्फीयर का मतलब होता है जोन या आर्क। ठीक है, इसको मिलकर बनता है लिथोस्फीयर, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में हमारा ऊपरी मेंटल भी आता है और संपूर्ण क्रस्ट आता है। ठीक है, जो दोनों ही क्या है, ठोस है। ये जो बेसिकली हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये हमारा लिथोस्फीयर जो है, मान लीजिए इतना लिथोस्फीयर है आपका। ठीक है, इसको एल लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, ये दुर्बल मंडल का जो हमने क्षेत्र बताया था, जहाँ की मैग्मा जो है वो क्या है, सुघट्य अवस्था में है, मैग्मा प्लास्टिक स्टेट में है, उसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि तैर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, मेंटल में लिखा है कि यह क्रस्ट एवं कोर के मध्य अवस्थित है, जिसकी मोटाई क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्रस्ट के नीचे कितनी है, 2900 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल के लगभग नीचे एवं निचले मंडल के ऊपरी भाग में दुर्बल मंडल क्षेत्र अवस्थित है। याद रखिए, ऊपरी मेंटल के लगभग नीचे और निचले मंडल के ऊपरी भाग में क्या है, दुर्बल मंडल क्षेत्र, जिसे मैंने बताया था एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जिसकी गहराई जो है एस्थेनोस्फीयर की वो 100 से 200 किलोमीटर के बीच है। आगे देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्बल मंडल का जो विस्तार है वो 400 किलोमीटर, कितना है, 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। संपूर्ण क्रस्ट एवं ऊपरी जो मेंटल है उसको सम्मिलित रूप से वृहद स्थलीय मंडलीय खंड, या फिर ये मान लीजिए कि पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट है एवं मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा लिए हैं, इसको हम मिला देंगे तो इसको बोलते हैं स्थल मंडल। इतना तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये तो आप देख के भी जान लेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको निमोनिक्स जैसे या फिर फिगर से कोई चीज़ इसी वजह से समझाती हूँ। ठीक है, ताकि जब मैं अगर थ्योरी पढ़ूँ तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको डाउट ना हो। जैसे मैं इसको आपको जितना भी पढ़ाऊँगी सब आपको समझा चुकी हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए लिखा है, जो कि ठोस है और सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित है। मैंने तो ड्राइंग से भी बताया इसको। फिर देखिए फिगर, इसमें लिखा है, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83%, द्रव्यमान का लगभग 67% भाग मेंटल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट, द्रव्यमान का लगभग 67% भाग मेंटल के अंतर्गत आता है। निचला मेंटल ठोस अवस्था में, जिसका कारण उच्च दाब का होना है, और माना जाता है कि मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट खनिजों से यह बना हुआ है। मेंटल लोहा, मैग्नीशियम और सिलिकेट से बना हुआ है। अब हम कोर की ओर चलते हैं। ये देखिए कोर, ठीक है, मैंने ये सारे चीज वैसे मोटा मोटी कल की क्लास में पढ़ा दिया था। लिखा है इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से केंद्र तक पाया जाता है। लिखा है कि पृथ्वी के कुल आयतन का 15%, द्रव्यमान का 32.5% भाग इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए लिखा है रासायनिक संगठन के आधार पर, मैंने ये वाला आप लोगों को पढ़ाया है, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। सियाल आपका क्रस्ट में है, सीमा आपका मेंटल में है, नीफे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो आपका कोर में है। अब आगे हम थोड़ा भू संचलन के बारे में जान लेते हैं, जिसे आप बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक चैप्टर है जो कि आपको पता होना ही चाहिए, ताकि आप आने वाली जो क्लासेस है उसमें समझ सके कि अर्थक्वेक किस प्रकार से आता है, ठीक है, भूकंप कैसे आते हैं इत्यादि। देखिए क्वेश्चन क्या बनाया है, भू संचलन से क्या समझते हैं, भू संचलन के बहुआयामी प्रभावों पर चर्चा कीजिए। फिर ये क्वेश्चन देखिए, फिर अंतर्जात बहिर्जात भू संचलनों के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये आज की क्लास में कंप्लीट करना है या फिर कल की क्लास में करते हैं, ये नया टॉपिक है, इसको ना अगले क्लास में ही करेंगे भू संचलन को, ठीक है, अर्थ मूवमेंट को। अगर पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर रहेगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही आईफोन मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।